अस्सलाम वालेकुम। यह लेट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़खरी खालिद। फ़खरी जो हैं वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़र हैं। बहुत ही कमाल के ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोग्राफ़र हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने जो फ़ोटोग्राफ़ी इनकी देखी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारी जगहों से ऐसे जोड़ती हैं जैसे कि आप वहाँ पर खुद मौजूद। सो अ, बहुत कम जो है वो तस्वीरों में आपको ये देखने को मिलता है कि आप उसके एसेंस को जो है वो अपनी तस्वीर के ज़रिए दूसरों तक पहुँचा सकें। सो हम बहुत सारी तस्वीर में खालिद पे अपना फ़खरी की जो है वो तस्वीरों में बहुत सारी हम लोग जो हैं वो जोड़ते हैं। कनेक्शन हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। सो हम जो है इसी हवाले से और तस्वीरों के हवाले से और उनके काम के हवाले से, थॉट प्रोसेस के हवाले से आज हम बात करेंगे फ़खरी से। सो आइए चलते हैं बात अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? वालेकुम वालेकुम सलाम शाहरुख भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ, क्या हाल-चाल हैं और अल कैसा रहा ये क्वारंटाइन पीरियड? क्वारंटाइन का तो आपके सामने ही है सारा सिलसिला कर। एटीट्यूड्स आपको पता चल रहे हैं, ट्रेंड्स पता चल रहे हैं लोगों के। तो अच्छी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको पता ही है हमारे यहाँ पे जिस तरह का ओवरऑल सिचुएशन है उसमें हम लोग तो डिसअपॉइंटेड ही हैं ज़्यादा। बिहेवियर हमारा शायद नॉन सीरियस रहा है इसको लेके बहुत ज़्यादा। सर, नॉन सीरियस तो एक बड़ा डिफरेंट। देखिए ना, आप नॉन सीरियस तो हम उस वक्त के हैं ना जब हमें चीज़ों के बारे में पता हो। हम लोगों का तो परसेप्शन जो है वो ही बड़ा डिफरेंट रहा है, क्योंकि अगर हम इन इजी वर्ड्स के हैं तो हम लोग रिजिड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, हमारा परसेप्शन इरेशनल बहुत हो गया हुआ है। हम नहीं देखेंगे कि यार हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लें, थोड़ा सा उसको देख लें, थोड़ा समझ लें। लाइक फॉर अस हमारा नज़दीक जो हमने कह दिया बस वही ठीक है। तो वो चीज़ आपके सामने देख लें, नज़र आ रही है। थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन ईज हुआ तो आज केसेस आपके हाँ, सामने हैं। बिल्कुल हम हर चीज़ हर सिचुएशन में ही इसी तरह हैं, हर हर फील्ड में इसी तरह हैं और फ़ोटोग्राफ़ी में ओहो भी हम इसी तरह ही हैं। सर, फोटोग्राफी का तो आपके सामने सिचुएशन सारी, उसमें तो मेरे ख्याल से कुछ कहने के या कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। नहीं, हर चीज सामने है। कमेंट करने की क्यों ज़रूरत नहीं है? हम लोग इतना जो है वो क्यों खामा-खाई में दिल में रख के बैठे हुए होते हैं? जो है वो निकाल के जो है वो बोल देने में भलाई नहीं है। शाहरुख भाई, आप ये भी तो देखें ना, निकाल के क्या कुछ बदल जाएगा? यार अगर निकाल के ना बदले। मैं बहुत सारे लोगों से इसी बारे में बात हो रही थी। तो अंदर रख के क्या बदल रहा है हमारे लिए? लेकिन अंदर रख के जो है वो हम अपने अपने ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो बढ़ा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या। वो कम से कम 2 लफ्ज या 5 लफ्ज बोल देने से वो कम से कम आपका अपना लेवल तो कम हो जाता है। सर, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप इस चीज के खुद भी कायल हैं कि बीइंग एन आर्टिस्ट हम लोग जो तो थोड़ी सी सीरियस फोटोग्राफी कर रहे हैं या जिनका, देखे ना, हम सबकी कोई ना कोई जर्नी जो है वो किसी की साइंटिफिक बैकग्राउंड से है, कोई साइंसेस से है, कोई ह्यूमैनिटीज से है। लेकिन ट्रांजिशन जब भी किसी की लाइफ में आई है उसी वक्त वो ज़्यादातर आर्ट्स की तरफ गया है, क्योंकि उसके पास वो इनडायरेक्टली जो है वो अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन करना पसंद करता है। तो हमारे जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो कभी भी आप गौर कीजिएगा, वो अगर उसने किसी चीज़ का इजहार भी करना है ना, तो वो किसी पिक्चर के जरिए, किसी शेर के जरिए या किसी पेंटिंग के जरिए करेगा। वो डायरेक्ट अपने अल्फाज से नहीं कहेगा। मिर्जा गालिब की मेरे ख्याल से आप अगर उठा के देख लेते हैं तो वो एक बड़ी सिंपल सी चीज को बड़े एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कह रहे होते हैं। लामा इकबाल को आप देख लें। तो आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट, हम सिर्फ लिमिटेड उस चीज से तो नहीं है ना कि एक बंदा पेंटर है तो वही एक आर्टिस्ट है। फोटोग्राफर हो गया, सिंगर हो गया, कंपोजर हो गया। हर चीज में जो है देखे ना, कोई भी चीज ऐसी है जो कि हम परसीव कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस से, वो आर्ट के अंदर आती है। और कोई भी बंदा अगर कोई ऐसी चीज पे काम कर रहा है जिससे सेंसेस आपके थोड़े से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आर्ट्स के अंदर आती है। तो हम लोग कभी भी डायरेक्टली जो है, जो थोड़ा सा भी डिसेंट बंदा होगा वो मेरे ख्याल से डायरेक्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो अपने किसी करीबी के साथ कर लेगा, लेकिन ओपनली शायद ना कर सके।
ये मेरे ख्याल से हम जो थोड़ा सा सेंसिटिव बंदा उसकी ये जरा थोड़ी सी कमी भी कह सकते हैं, कुताई भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई भी कह सकते हैं। सही सही है। तो अभी बात हुई जर्नी के बारे में कि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड से फोटोग्राफी की तरफ आते हैं। तो मैं जो है वो आपके बारे में भी जानना चाहूंगा कि यार फोटोग्राफी तक की जर्नी कैसी रही और क्या क्या जो है वो चीजें आई या कहाँ से फोटोग्राफी तक का सफर पहुंचा। शाहरुख भाई, जर्नी इटसेल्फ जो थी वही वाली बात के जर्नी इटसेल्फ जो है ना वो डेस्टिनेशन से वो ज्यादा इंजॉयबल होती है। ऑल दो हम उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लैमिटीज फेस कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रही होती हैं, लेकिन व्हेन इट्स ऑल सेट एंड डन, तो जब डस्ट सेटल हो जाती है तो हम जब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे होते हैं या हम जब बिलीव करते हैं कि हमने कुछ अचीव कर लिया है या कोई सर्टन चीज हमने एक्वायर कर ली है, वेदर इट्स फॉर्म ऑफ एजुकेशन या वट एवर इट इज, तो शायद वो फिर उस वक्त वो चाम उस चीज का नहीं होता जितना उस जर्नी का होता है। तो मेरी जर्नी सर एज सच मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। वो कुछ ऐसे है कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, और अगर मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, उसमें वो फरहान, मेरा भी करेक्टर कुछ वैसा ही रहा है, लेकिन ये है कि ट्रांजिशंस बहुत आई हैं लाइफ के अंदर, शायद वो थी या मैं फील करता था, ये मेरे ख्याल से मुझे खुद अभी तक नहीं पता। खैर मेरे फादर जो हैं वो एज ए हॉबी फोटोग्राफी वो भी करते रहे हैं। लाइक उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट की अराउंड अपनी स्कूल लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत, और देन ही कंटिन्यूड मिड 70s से लेके अराउंड कोई लेट 90s या मिड 90s तक आप कह लें, उन्होंने फुल ऑन अपनी हॉबी को परस्यू किया। लाइक अंदर उन्होंने पार्ट टाइम साथ थोड़ी बहुत प्रोफेशनल भी उन्होंने की, तो उसका टिंट जो है ना वो घर में आपको ऑटोमेटिकली नजर आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक मुझसे कई बार पूछा गया कि यार आपने फोटोग्राफी एग्जैक्ट किस एज में स्टार्ट की, तो मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं होता। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि हम लोग के घर में टीवी मेरे ख्याल से जब से हम पैदा हुए हैं उसके थोड़े अरसे बाद से टीवी हम सबके घरों में आ गए थे। लाइक अर्ली 90s में मिड क्लास पीपल के घरों में टीवी जो थे वो आने स्टार्ट हो गए थे। और अगर मैं आपसे ही पूछूं कि यार आपने रिमोट चलाना कब सीखा था टीवी का, तो आपके पास कोई एग्जैक्ट उसका जवाब नहीं होगा। तो फोटोग्राफी कैमरास पता ही नहीं चला कब लाइफ का हिस्सा बन गए, लेकिन ये था कि अंदर कुछ थोड़ी देर के लिए पॉज भी है, ब्रेक्स भी है। तो उसके बाद कुछ ऐसे ही था कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपके सामने है, हम जब फोटोग्राफी के अंदर जितना सर्च करते हैं, अगर तो आप थोड़े से भी टेक्निकल बैकग्राउंड से या चीज़ों को आप थोड़ा सा ब्रेक इन करके देखना पसंद करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग पे आप बिलीव करते हैं, तो आपके साथ होगा ये कि आप फिर जितना उन चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो यू कम टू नो के हर चीज़ की लिमिट है। और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी लिमिट हम लोग फेस करते हैं वो फाइनेंशियल है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हम मीडियम फॉर्मेट्स यूज़ करें। एग्जांपल मैं आपको दे कोट कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी कुछ वैसे टिंट था, मैंने यानी कि आप कह लें फोटोग्राफी फिल्म कैमरास पे अब्बू के साथ थोड़ी बहुत पॉइंट शूट उन्होंने घर में हमें लेके दिया हुआ था, खुद वो एसएलआर यूज़ करते थे, तो पॉइंट शूट पे हम कर लेते थे, फिल्म यूज़ कर लेते थे। उसके बाद फिर लेट 90s से जब हम अर्ली 2000s के अंदर आए तो डिजिटल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया पॉइंट शूट। तो पॉइंट शूट मैंने अराउंड कोई 8-10 साल पॉइंट शूट यूज़ किया है। और उसके बाद आप कह लें कि जब हम हाई स्कूलिंग और कॉलेज के अंदर जा रहे होते हैं उससे थोड़ा सा मेरा ब्रेक आया था फोटोग्राफी से। लेकिन ये था कि सेल फोन्स उस वक्त क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो गए थे, लाइक स्मार्टफोन्स तो नहीं आए थे, लेकिन ये था कि आपके जो डिफरेंट फोन्स थे उनमें कैमरास वगैरह थोड़े से रीजनेबल होने स्टार्ट हो गए थे, तो उनसे थोड़ी बहुत कर लेते थे।
लेकिन मेजर परसेप्शन यही था कि यार आपके सामने हमारे हम जिन फैमिली से बिलोंग करते हैं उसमें ये होता है कि यार एजुकेशन पहले आप कंप्लीट कर लें, बाद में अपनी इन चीज़ों को आप परस्यू कीजिएगा, क्योंकि हमारे नज़दीक जो माइंडसेट बना होता है, लेकिन माइंडसेट इटसेल्फ जो है वो सिर्फ घर का नहीं चल रहा होता, आपकी सराउंडिंग का चल रहा होता है और हजार चीज़ें उसे शेप इन कर रही होती हैं। तो उसमें ऐसे आप फोटोग्राफी को एज ए हॉबी ही लेके चल सकते थे, ये मेरा परसेप्शन काफ़ी अरसा रहा। लेकिन बात ये है कि उस वक्त मैं फोटोग्राफी को इस तरह देखता नहीं था जिस तरह मैं अब देखता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हुई लाइफ के अंदर, उसके बाद या शायद हमने सराउंडिंग्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। दैट वाज अ टाइम जब सोसाइटी के अंदर ट्रांजिशंस आपको नजर आनी स्टार्ट हुई। तो सम पार्ट ऑफ योर लाइफ आप किसी ना किसी जगह पे जाके चीजों को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आइदर आप फील करना स्टार्ट कर देते हैं या आप बिल्कुल ही उन चीजों को आप रुथलेस हो जाते हैं, आपके नजदीक वो चीजें मैटर ही नहीं कर रही होती। और अगर हम इसी चीज को, अगर मेरे ख्याल से कोई इंसान हमारे जैसे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में रहना चाहता है, या आप दुनिया की भी एग्जांपल ले लें, ये नहीं कि दुनिया के अंदर मॉरल वैल्यूज अभी भी उस तरह ही है कि हर जगह पे दोनों चीजें चलती हैं, अच्छाई बुराई। तो आप गौर कीजिएगा कि बहुत सी जगहों पे अगर तो हम हर चीज को फील करना स्टार्ट कर दें तो शायद जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाए। तो आई थिंक दैट वाज लेट 2008-9 की बात है। तो उस वक्त प्रॉबली इट वाज 2008 और 9। तो उस वक्त मैं इस ट्रांजिशन फेज से गुजरने लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो कैमरा जो था वो काफ़ी अरसे से मैंने यूज़ नहीं किया था। लाइक मैं फील ही नहीं किया था कि मैं इस चीज़ की तरफ एक्सप्रेसिव हो सकता हूँ इतना। क्या फिर उसके बाद होता ही है कि आपको ही पता है ब्रेकिंग लिमिट आती है यार इंसान की, और उसके बाद आप कहते हो कि यार आइदर माय वे और द हाईवे। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अपने आप को मूव इन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का सर्कल ऐसा ना, मिलेनियल्स को उठा के देख लें आपने। मैंने आपसे शेयर भी किया था साइमन साइनिक की जो वीडियो थी, उस जिसमें मिलेनियल्स के ऊपर बात करने लगा हुआ है। तो उसमें वो इसी चीज पे बार बार जिक्र कर रहा होता है कि मिलेनियल्स जो है ना, उनको वो इतनी ट्रांजिशन फेज से गुजरे ना, यानी कि पहले आप एनालॉग के अंदर है, एनालॉग से आप डिजिटल के अंदर है, और डिजिटल से आप डायरेक्ट क्लाउड पे चले गए, लाइक सोशल मीडिया पे आप चले गए। तो हमने वो तीनों चीजें देखी हैं। पहले आपके रेडियोज आए, फिर आपके डिजिटल रेडियोज आ गए, फिर वो स्लिम हो गए, और आपके सामने अब हर चीज जो है वो आपकी सोशल मीडिया पे आ गई हुई है, एप्स पे आ गई हुई है, वर्चुअल हो गई हुई है, इन इजी वर्ड्स। तो मेरे साथ भी कुछ वैसी सिचुएशन ही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपना इंटर क्लियर किया, दैट वाज 2010। तो उन दिनों में मेरा 2-3 जानने वाले दोस्त थे, तो उनके भाई वारा बाहर सेटल्ड थे, तो उन्होंने ना DSLR वगैरह रखे होते थे। तो मेरी हमेशा से ऑब्सेशन रही थी जब मैं हाई स्कूलिंग के अंदर गया था कि जब वही जो हम सब का एक डायलेमा होता है कि यार जब हम देखे ना, हम सबको वो जो होते हैं ना, हमें ये नहीं पता होता हमारी डेस्टिनी है क्या। हमें बस इतना बताया जा रहा होता है आप ये कर लोगे तो आप बड़े अच्छे रह जाओगे, आप मैट्रिक कर लोगे बड़े अच्छे रह जाओगे, FSC कर लोगे बड़े अच्छे रह जाओगे। बाद में क्या हम कहते हैं यार चलो ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उसके बाद आसानी आसानी है। हालांकि ये टोटल एवोल्यूशन का काम है, आसानियां कभी भी नहीं आई मेरे ख्याल से मुश्किल ही आई हैं। तो वो बस मेरे ज़हन में हमेशा से ये था कि यार जब मैं सेटल हो जाऊंगा, और बड़ी एक जो हम जो अगर आपके टॉम क्रूज की अगर आप फिल्में देखते हैं, किसी और की कोई भी आप हॉलीवुड की फिल्म लेते हैं, इसमें वो आइडियल सिनेरियो दिखाते हैं कि एक लड़का है जनाब, उसके सर पे बाल भी हैं और स्लिम स्मार्ट भी है, हर लिहाज से वो ठीक है, तो गाड़ी है उसके पास, और जनाब बस वो जा रहा है, आ रहा है, इधर जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यानी कि लाइक एवरीथिंग इज गोइंग आइडियल। तो हम लोग ना वो उन परसेप्शंस के ऊपर अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा क्रिएट कर चुके होते हैं। तो लाइक अदर्स मेरा भी कुछ ऐसे ही सीन था। तो क्योंकि मेरा टेक हो गई और ऑटोमोटिव जो है उस पर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था कैमरास के साथ। तो वो पर आप जब इतनी चीज़ों को देख रहे होते हैं तो एट सम पार्ट आप कहते हैं कि यार अनफ ऑफ दिस, मैं अब और स्टडी नहीं करना पसंद करूंगा, मैं इसे प्रैक्टिकली देखना पसंद करूंगा। तो
या यूज करना पसंद करूंगा। अब जब वो आपकी चीजें नहीं पूरी होती तो आप डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं। तो मेरा यही सीन था कि जब मैं 2010 के पास पहुंचा तो मैंने ये सोचा हुआ था कि जब मैं ग्रेजुएट कर दूंगा और सेटल हो जाऊंगा तो मैं अपने इस शो को सही पूरे पोटेंशियल पे से मैं पूरा करूंगा विदाउट एनी हसल। लेकिन उसमें ये होता है कि ब्रेकिंग पॉइंट भी आपका साथ साथ आ रहा होता है। फिर एक दिन यही हुआ कि मेरे जहन में वो कहते हैं ना कि वो स्पार्क स्टार्ट हो गया हुआ था, अंदर आग सी लग गई हुई थी लेकिन वो कभी बुझ जाती थी। लेकिन एक ना वो चीज बैठ गई हुई थी जहन में, आइडिया बैठ गया हुआ था कि नहीं यार कुछ करना है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो मैं बड़ी जगहों पे कोट करता हूँ वाकया, और हर तरह की परसेप्शन आती है उसमें। तो मैं ये था कि स्टडीज में अच्छा था हमेशा से, अल्लाह का शुक्र है। घर वाले जोर भी लगाते थे लेकिन ये है कि उन्हें भी पता था कि ये खुद कर लेगा, जिम्मेदार था मैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने एफएससी की तो मेरे नंबर वगैरह अच्छे थे, काफ़ी ग्रेड्स वगैरह ठीक थे। तो यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर मेरी जो थी ना कोई अराउंड 70% स्कॉलरशिप लगी। तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं अब्बा जान के पास गया। तो मैंने अब्बा जान को कहा कि अब्बू जी मैंने स्कॉलरशिप कर ली, तो आपने भी बड़े अरसे से SLR ही यूज़ किए हैं, अब तो DSLR पे हम चले गए, तो लेट्स बाय कैमरा। आधे आप कर लें आधे मैं कर लेता हूँ, तो हम अपना शौक पूरा करते हैं। तो अब्बू, अब बात यह है कि हर बंदा अपनी ट्रांजिशन से गुजरने लगा होता है। तो अब्बू ने जो उससे मुझे बात की वो जो थी ना, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एट दैट टाइम मुझे वो चीज़ बड़ी चुभी। उन्होंने, मुझे अभी भी उनके अल्फाज याद है, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी ज़रूरियात के लिए आई कैन अफोर्ड, लेकिन तुम्हारी लग्जरीज इस तरह की वो आई वुड रिकमेंड कि तुम खुद ही पूरी करो। तो मैं उससे थोड़ा सा नाला हुआ कि नहीं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे से। उनका नहीं बेटा मैं नहीं कर सकता अफोर्ड, तुम खुद ही इस चीज़ को चलाओ। तो मेरी जर्नी जो थी वो उधर से ही स्टार्ट होगी। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा मैं अब आपको कैमरा लेके दिखाऊंगा। मैं उससे शायद जिद में कहा था। तो उन्होंने कहा यार ठीक है तुम कोशिश कर लो। तो मैंने बस उसके बाद स्पेंडिंग जमा करनी स्टार्ट कर दी। पॉकेट मनी हम लोग की थोड़ी सी होती थी। यूनिवर्सिटी में नए नए हम गए तो वो यूनिवर्सिटी की जो पॉकेट मनी थी उसके अंदर मैंने अपना लंच जो था वो स्किप करना, सुबह का नाश्ता और रात का खाना। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं रखनी करनी, कोई जो होती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आपको पता है बहुत से आपको पर्क्स और चार्म्स नजर आ रहे होते हैं, आउटिंग, होटलिंग, सिनेमा। मैंने ये सारी चीजें स्किप की। और इवन के कपड़े जो थे वो भी मैंने कहा यार बस ठीक है गुजारा हो रहा है ना, ठीक है चलेगा। लाइक क्वारंटाइन के अंदर बहुत से लोगों को समझ आ गई कि यार होटलिंग के बगैर और एक्सपेंसिव चीजें यूज के बगैर एक बड़ी बेसिक सी रूटीन के साथ, बेसिक खाने के साथ हम गुजारा कर सकते हैं। तो डेट वाज सिंपल। मैंने हर चीज को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। और मेरा मेजर जो टर्न ओवर होता था वो यही होता था कि मैंने जब यूनिवर्सिटी से आना करना, पहला काम ये करना कि कंप्यूटर पर बैठ के तो सर्चिंग स्टार्ट कर देनी करनी ऑन एवरी गैजेट, ऑन एवरी फोटोग्राफिक टेक्निक। तो वो प्रोसीजर अराउंड कोई आप कह लें कोई 1.5-2 साल चला। और मैं इतना ऑब्सेसिव हो गया इस चीज को लेके कि मुझे ना घर में कोई चीज आनी करनी, तो मैंने यहाँ दोस्तों के साथ बाहर जाना करना तो चेंज बच जाता था, रुपए 2 रुपए 5 रुपए, मैंने ना उनके सिक्के भी इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। तो वो मैंने जार रखा उसके अंदर मैंने वो सिक्के भी डालने स्टार्ट कर दिए अपार्ट फ्रॉम कैश। तो वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट बन गई थी उससे। तो वो ये कि फॉर मी वो एक बड़ा, उससे तो पेनफुल था लेकिन मुझे लाइफ में कभी भी उतनी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिली जितनी मुझे वो सारे प्रोसेस के अंदर मिली। और पेरेंट्स देखें कभी भी बुरा नहीं चाहते अपने औलाद का। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं नियर टू पहुंच के अपनी जो एक टारगेटेड अमाउंट थी, तो अब्बा जान ने मुझे कहा कि यार क्यों इतने ऑब्सेसिव हो गए इस चीज को लेकर। मैं कहा अब्बू जी बस मैं ट्राई करना चाहता हूँ, एक बार तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं नहीं रिग्रेट रखना चाहता कि मैं कर लेता या मैं ना करता। मैं कहा मे बी दैट्स द राइट टाइम फॉर मी। सो अराउंड आप कह लें कोई 80% अमाउंट मैंने जमा की, बाकी बल्कि 85% ही आप कह लें मदर ने थोड़े से दिए पैसे उसमें और अब्बू ने दिए, बाकी मैंने अपने सारे पैसे डाले और मैं कैमरा लेके आ गया। उसके बाद आगे की एक और जर्नी स्टार्ट हो गई। अब वो हालात ये थे मेरे कि मेरे अब्बा जान के पास जो SLR थे
उनके साथ 2-3 लेंसेज बचे हुए थे, तो मैं बड़ा मुतमईन था कि यार मैं इन लेंसेज को यूज कर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन सर वो कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन, हर चीज जो है वो सिल्वर लाइनिंग नहीं होती। वो कुछ ऐसी हुआ कि मैंने क्रॉप सेंसर लिया, मैं कैनन पे गया, तो ऑल दो मैं जिस तरह की चीज डिजायर कर रहा था वो उतनी नहीं थी। रीजन वही कि हम लोगों ने सर्चिंग जो है इसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा की होती है। तो खैर मैं कहा नहीं यार, अब स्टार्ट लेना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हम लोग ना डूअर्स नहीं है, हम लोग एक परफेक्शनिस्ट शायद हम लोग ज्यादा हो गए हैं। हम लोग ना चीज के बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्री रेक्विजिट्स जितने हो सकते हैं हम वो गेन करते रहते हैं, लेकिन हम स्टेप नहीं लेते, पहला स्टेप नहीं लेते, जिसकी वजह से ना हम लोग बहुत अरसा जो है उस पहले स्टेप ना लेने की वजह से ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। सो कैमरा ले लिया, DSLR स्टार्ट कर दी, और लेंसेज जो थे वो जब यूज करने की बारी आई तो एक लेंस जो था वो टोटली डैमेज था, क्योंकि अराउंड कोई वो 1 डेकेड से यूज नहीं हुआ था। दूसरा लेंस जो था वो उसमें मॉइस्चर आ गया हुआ था, तो और तीसरा लेंस जो था वो यूजेबल था। तो मैंने फिर किया ये, वो जो मॉइस्चर वाला लेंस था और जो थोड़ा यूजेबल लेंस था, मैंने उन दोनों से फोटोग्राफी करनी स्टार्ट की। लेकिन अब यहाँ पे एक और इशू भी था। अब मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो थी वो क्रॉप फैक्टर के बारे में मल्टीप्लिकेशंस की हुई थी, लेकिन क्योंकि मैंने रियल फोटोग्राफी, रियल लाइफ फोटोग्राफी की नहीं हुई थी रियल टाइम में, तो मुझे फोकल लेंथ का आइडिया नहीं था कि इतना ड्रेस्टिक डिफरेंस आता होगा क्रॉप फैक्टर की वजह से। खैर वो अब वो रिस्ट्रिक्शंस तो मेरे पे लग रही थी, लेकिन आई नेवर न्यू कि इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो कितनी मुझे बाद में आसानी करेगी। उसके बाद मुझे याद है अच्छे तरीके से कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ये अराउंड कोई 8-9 माह बाद जब मैं किट लेंस लेकर आया। अब लोग ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो परसेप्शन बना होता है, हम देखें परसेप्शन आपका सोसाइटी से बन रहा होता है, तो हमारे यहाँ पे जो परसेप्शन लोगों को होता है, यार हमने कैमरा ले लिया, पहली बात है हम लोगों को गाइड ही गलत करते हैं पहले दिन से। हम उन्हें पहले दिन से कहेंगे कि यार आपने सबसे महंगा कैमरा लेना है जिसके स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम उसे इनकरेज नहीं करेंगे कि यार यू डू द राइट थिंग, आप स्टार्ट करो। हम उसे कहेंगे कि यार आप बस बड़े से बड़ा महंगे से महंगा कैमरा ले जिसमें सारे फीचर्स हों। बेशक उसमें से उसने 10% फीचर यूज करने, 120% करने भी नहीं। पहली अप्रोच ये होती है। दूसरी अप्रोच उससे ज्यादा बुरी होती है, हम उसे कहेंगे पहले दिन से ही कि आपने लेंस वो लेना है जिसका अपर्चर जो है वो बहुत वाइड ओपन हो। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड मैटर करती है, फास्ट लेंस मैटर करता है, लेकिन अगर उसे अपनी एग्जैक्ट फोकल लेंथ का नहीं पता हो तो ऐसे एफ स्टॉप का वो क्या करेगा। सो मेरे नजदीक जब मैं वो 2 लेंसेज को यूज करता रहा, वो 2 लेंसेज थे 35-105 और दूसरा था 70-210 मिलीमीटर f4। तो 35-105 जो था वो क्रॉप सेंसर पे अराउंड कोई 75-80 mm बन गई हुई थी आपकी वाइड फोकल लेंथ, और टेली फोकल लेंथ अराउंड कोई 170-180 mm पे चली गई हुई थी। तो अब मेरे पास अब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पे जो रियल लाइफ जो सिनेरियो है उसके अंदर हमारी फोटोग्राफी 24 से 50 mm के दरमियान हो रही होती है अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हैं। तो आप मुझे बताएं जब आपकी स्टार्टिंग 75-80 mm से हो रही होगी, आप क्या करेंगे वहाँ पे। और टू इन अ लेंस दैट वाज नेवर ऑफर्ड विद इमेज स्टेबलाइजेशन, जो 1987 का लेंस था। तो ऑल इन ऑल एक बड़ा वो कॉम्बरसम किस्म का एक्सपीरियंस था। खैर मेन पार्ट ये था कि जब मैं उसके बाद, जब लोगों की यहाँ पे प्रेफरेंस होती है, जब वो नेक्स्ट लेंस लेने जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार हमने वाइड ओपन प्राइम लेंस लेना है, और मेजरली लोगों की नजर में 50 mm सबसे इजीली अटेनेबल चीज होती है। मेरी अप्रोच डिफरेंट थी, मैं किट लेंस लेने गया था पहली बार। तो मुझे सबने कहा यार किट लेंस क्यों आप ले रहे हो, आप 50 mm लो, बहुत अच्छा लेंस है, शार्प है, ये वो है। मैं कहा यार मुझे पहले फोकल लेंथ की मैं फैसिनेशन देखना चाहता हूँ, बिकॉज जो चीज से आप जितना ज्यादा डिप्राइव्ड रहेंगे ना, आप उस चीज को उतना ज्यादा जो है एक्सप्लोर करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। सो मेरे ख्याल से एंटिसिपेशन जो है ना किसी भी चीज की गेन करने से पहले, वो दैट इज द मेन थिंग जो आपको ड्राइव करती है यार। तो वो जब मैं किट लेंस लेकर आया और जब मैंने पहली बार 18 mm यूज की,
तो मेरे जो पहले अल्फाज थे वो बड़े सिंपल से थे कि यार मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। लाइक 18 एम था कि यार ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के अंदर, इतना फाइट हो गया हूं मैं। तो मेरे नजदीक वो बड़ी फैसिनेशन थी। लोग गालियां निकालते थे किट लेंस को और मैं किट लेंस कहता था कि यार इससे ज्यादा अच्छी मुझे वाइड एंगल मिल ही नहीं सकता। यानी मुझे पहली बार एक ऐसा लेंस मिला जिसमें मैं आसमान देख सकता हूँ, मुझे स्ट्रीट पूरी नजर आ रही थी। और उसके बाद आई रिमेम्बर मैं प्राइम लेंसेज पे गया और बाकी चीजों पे गया, लेकिन उसके बैक एंड में मेरी फाउंडेशन जो थी वो शायद क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई थी कि मैंने किन एग्जैक्ट फोकल लेंस पे काम करना। तो हमारे यहाँ पे बहुत से लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं अक्सर वर्कशॉप्स में जाता हूँ या लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो आपके सराउंडिंग बना रही होती है। हम लोग, आप जब भी काम स्टार्ट करेंगे तो आप किसी ना किसी को आइडलाइज करेंगे या किसी के काम से इंप्रेस होकर स्टार्ट करेंगे। तो जब आप उन लोगों के काम को देखेंगे और उस काम में आपको, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन उस काम में आपको मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा नजर आएगा। लाइक आप हर वक्त गियर ऑब्सेशन के पीछे लगे रहें, लोग गियर ऑब्सेशन के पीछे लग जाएं, लर्निंग पर्सपेक्टिव उनका खत्म ही हो जाए, तो यार फिर ऐसे फिर आप फिर कुछ मेरे ख्याल से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आप फिर कॉपी करोगे। तो वो मेरे नजदीक जो है वो मुझे दो चीजें पता चल गई है सारी जर्नी के अंदर। एक तो ये, मुझे जो चीज खुद मैंने परचेज की अपने पैसे सेव अप करने के, मुझे सेविंग का पता चल गया कैसे करते हैं एक्सक्यूज मी, और साथ ही साथ मुझे फोकल लेंथ का पता चल गया। तो ये बड़ी मैटर करती हैं सर चीजें। हमारे यहाँ पे लोग नहीं इस चीज के बारे में इतना सोचते हैं। उसके बाद से फिर सर जर्नी चलती गई चलती गई। अच्छा, मैं इसी हवाले से एक और जो जी है वो लर्निंग प्रोसेस के हवाले से पूछना चाहूँगा। फोकल लेंथ को जो है वो लर्निंग प्रोसेस कैसा रहा फोकल लेंथ के हवाले से या फिर फोटोग्राफी के हवाले से? सर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं आपको एग्जांपल इसकी ऐसे देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में फोकल लेंथ की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम एक फ्रेम लेके उसकी हम क्रॉपिंग करके लोगों को बता रहे होते हैं कि यार जब आप 35 mm पे जाएंगे ये हो जाएगा, और 50 पे इतना हो जाएगा, 85 पे और नैरो डाउन हो जाएगी, 135 पे और नैरो डाउन हो जाएगी। इट्स वेरी गुड। लेकिन फोकल लेंथ जो उससे ज्यादा बड़ी ड्रामेटिक चेंज लेके आती है इमेज के अंदर, वो पर्सपेक्टिव है। क्योंकि पर्सपेक्टिव इटसेल्फ जो चेंजिंग लेके आ रहा होता है वो टोटली डिफरेंट है। नहीं, वो देखिए वाली आप, जो जी जी एग्जाम्पल है, वो जो एग्जाम्पल दी जा रही थी, वो उसको आप गलत नहीं समझते बिल्कुल? यानी कि मैं भी जो है वो पहले जब मैं देखता था तो हाँ बड़ी फैसिनेट करती थी कि हाँ यार अच्छा ये होता है। मगर अब जब आपने वो फोकल लेंस इस्तेमाल की हुई है तो वो आपको तो बिल्कुल डिफरेंट चीज दिखा रही होती है, डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। एग्जैक्टली अब देखें ना उसके पीछे जो बिहेवियरल जो उसके पीछे डिफरेंस आ रहा है वो पर्सपेक्टिव लेके आ रहा होता है। अब फॉर इंस्टेंस आप 85 यूज कर रहे हैं या 50 mm पे चलेंगे या 35 mm चले गए हैं, तो क्रॉपिंग तो आपने देख ली है, यानी आपको आइडिया होगा कि यार इसके अंदर जो एरिया आपको शो हो रहा है वो इतना है। लेकिन जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो उसका रिलेशन है विद बैकग्राउंड, हम उस चीज के ऊपर वर्किंग नहीं करते। और वो जब तक आप रियल लाइफ जाके यूज नहीं करेंगे उस फोकल लेंथ के ऊपर, जब आप उस पर ड्रिलिंग नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ थिंग कि आप एक दिन में वो चीज सीख लेंगे। जब आप टाइम टू टाइम मुख्तलिफ फोकल लेंथ को यूज करेंगे। अब उसमें एक और इशू भी होता है शाहरुख भाई, वो ये कि हम लोग जूम लेंसेज वो यूज कर रहे होते हैं और उसमें हम करते हैं कि हम डायरेक्ट जूम इन किया, जूम आउट किया। पर्सपेक्टिव उसमें आपका रिलेशन टू बैकग्राउंड जो है वो तो आपका चेंज हो रहा होता है, लेकिन आप अगर उसकी बेहतर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मैं लोगों को अक्सर डेमोन्स्ट्रेशन ही कर रहा होता हूँ कि लाइक दे आर यूजिंग टू फोकल लेंस 24 mm एंड 100 mm और 120 mm या 105 mm, जो हमारे यहाँ पे टिपिकल फेमस ब्रांड्स हैं उनकी किट लेंसेज में आ रही होती हैं। तो मैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन कुछ ऐसे करके दिखाता हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट है, मैं उन्हें कहूंगा कि यार आप मेन सब्जेक्ट जो है ना, मुझे मेन सब्जेक्ट सिर्फ चेहरा चाहिए, ठीक है। अब एक बंदा 24 mm पे सिर्फ फेस की पिक्चर ले रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीजों को कट आउट करके, और एक एक बंदा 105 mm पे उसी फेस की इमेज ले रहा है। तो मेरे ख्याल से उसी में जाके ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट और रिलेशन टू द बैकग्राउंड दोनों चीजें आपकी क्लियर आउट हो जाती हैं, डिस्पाइट बाय द फैक्ट कि आप इतने वाइड ओपन एफ स्टॉप अपर्चर पे भी नहीं होगे।
तो वो चीज जो है ना वो बड़ी फैसिनेटिंग होती है। और हमारी जो आर्किटेक्चर हो गया और हमारी स्ट्रीट हो गई, हमने देखें किसी एक एक हमने मेन पॉइंट पकड़ना होता है, हमने उसकी थोड़ी सी एग्जेजरेशन करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्योंकि जब तक हम उसकी एग्जेजरेशन कह लें या आप उसको डिस्टेंट नहीं करेंगे अपनी सराउंडिंग से, उससे तक अटेंशन उस पर जाएगी नहीं। तो फोकल लेंथ जो है मेरे ख्याल से मेजर थिंग जो वर्किंग जिस पे को करनी चाहिए फोकल लेंथ ही है। और इसमें एक और चीज भी आ जाती है, हर इंसान को फोकल लेंथ जो है वो हर तरह की ट्राई करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 1000 mm पे को ट्राई करने बैठ जाए, दैट इज नॉट फिजिकली अटेनेबल, फाइनेंशियली भी अटेनेबल नहीं रही। उसमें यह है कि हमारे यहाँ पे देखिए जो फोकल लेंथ इटसेल्फ जो सबसे ड्रामेटिक चेंज लेके आ रही होती है, वो आप कह लें वाइड एंगल से लेके अराउंड कोई 135 mm या 100 mm तक वो ड्रास्टिक चेंज लेके आती है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहे होते अनलेस एंड अनटिल कि आप टेलीफोटो एंड पे बहुत ज्यादा चले जाएं, लाइक 300 mm 400 mm। तो हर इंसान को अगर उसने फोटोग्राफी सीखनी है तो वो पहले तो एक जूम लेंस ले और उस पर आराम से पिक्चर्स खींचे कोई 6 महीने साल। उसके बाद मैं यानी कि अगर मुझे कोई कहे कि आपने फोकल लेंथ किस तरह आप डिसाइड करते हैं, तो सबसे इजी रूल जो हम स्टैटिस्टिक्स की बेस पे चल रहे होते हैं, मीन मोड की बेस पे चल रहे होते हैं। अब हर बंदा जो है वो तस्वीरें खींचता है तो उसे पता चल जाता है थोड़े अरसे बाद कि उसने स्ट्रीट जॉनरा की तरफ जाना है, या उसका इंटरेस्ट पोर्ट्रेट्स की तरफ ज्यादा है, या उसका इंटरेस्ट लैंडस्केप्स की तरफ ज्यादा है। इसी तरह आप गौर करें अगर एक बंदा किट लेंस पे तस्वीरें खींच रहा है जो एक वेरिएबल फोकल लेंथ आ रही है आपकी, स्टैंडर्ड जूम वाइड एंगल स्टैंडर्ड फोकल लेंथ एंड टेलीफोटो तीनों टिंट उसमें आ रहे हैं, तो एक अरसे बाद जब वो एक मीन निकालेगा अपनी अच्छी इमेजेस का, तो मेरे ख्याल से उसे एक विंडो मिल जाएगी, फोकल विंडो, जिससे उसे आइडिया हो जाएगा कि यार मेरी मेजर इमेजेस जो हैं वो 50 mm से 85 mm के अंदर आ रही हैं या 50 से 60 mm के अंदर आ रही हैं। अगर वो उसको स्केल डाउन करता जाए, डाटा को प्रिसाइज करता जाए, तो इंस्टेड ऑफ कि हम ब्लाइंडली एक चीज को फॉलो कर लें कि यार मुझे यही फोकल लेंथ चाहिए, मैं क्योंकि वो यूज कर रहे हैं तो मैंने यूज करनी है, स्टीम मैक मेरी यूज कर रही है तो मैंने यूज करनी है, यूसुफ कारश ये वाली फोकल लेंथ यूज कर रहा है तो मैंने ये करनी है। मेरे ख्याल से अपनी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी अपनी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक चीज के बारे में, मेरे ख्याल से आप उसको उस तरह परसीव ही नहीं कर सकते किसी भी जगह पे। तो मेरे नजदीक अगर मुझे जब भी कोई बंदा कहता है तो मेरे नजदीक फोकल लेंथ इज द मेन की फैक्टर जो आपकी इमेज की फिलॉसफी ही चेंज कर देता है। ना सिर्फ आपकी फिलॉसफी, आपकी भी फिलॉसफी काफी सारी जो है वो चेंज कर रहा होता है फोकल लेंथ। देखिए एग्जैक्टली। आपको आपके आपके देखने के नजरिए को भी काफी डिफाइन कर रहा होता है आपका फोकल लेंथ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप ये देखें ना, ये अब हम जब फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, आपने एक बार सवाल किया था फोटोग्राफी वर्सेस पेंटिंग, तो आपके पास बड़े फैसिनेटिंग किस्म के जवाब आए थे। तो आप गौर करें जब हम लोग फोकल लेंथ हमने डिसाइड अपनी कर ली है, तो कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होंगे जो कि आप जिस तरह पेंटिंग के अंदर आप खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, यार हमने इनको इन इन जगहों पे रखना है। मेरे ख्याल से जब आपके पास एक फिक्स फोकल लेंथ आ गई है एंड यू नो कि यार मैंने इस फोकल लेंथ के साथ ही अपनी जिंदगी पूरी गुजारनी है, तो आपका काम जो है ना वो फिर थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा हो जाता है। लाइक आसान इसलिए ऐसे होगा कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया, लेकिन डिफिकल्ट इसलिए ऐसे होगा कि फिर आपका कंट्रोल टुवर्ड सराउंडिंग, आप हर चीज को चेंज तो कर नहीं सकते सराउंडिंग में, तो फिर आप कर क्या रहते हैं, आप अपने आप को मूव अप ऐसे कर रहे होंगे कि आप उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकें, या कुछ एलिमेंट जिनको आप सप्रेस करना चाह रहे हैं या जिनको आप एग्जेजरेट करना चाह रहे हैं, वो पे टोटली आपकी बॉडी मूवमेंट के ऊपर आ जाता है इन केस अगर आप प्राइम्स यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फोकल लेंथ जो है वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। बाकी चीजें इसके बाद आगे स्टार्ट होती हैं। लाइक जब हम छोटे होते हैं तो हम अल्फाबेट सीखते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस मेक वर्ड मेकिंग, फिर सेंटेंस मेकिंग, देन हम पैराग्राफ्स, देन एसेस पे आते हैं। सो मेजर फैक्टर वो आपका हर जगह एग्जिस्ट करेगा फोकल लेंथ का। तो हम कुछ काम की तरफ चलते हैं, उसके साथ साथ जो है वो सवालात और हैं आपके लिए, काफी सारे लोगों की तरफ से आए हुए भी और मेरे पास भी, तो हम वो साथ साथ
जो है ना वो। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, काम मेरा शाहरुख भाई मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं जैसे आपने आपका इंट्रो था उस हवाले से भी मैं स्ट्रीट और डॉक्यूमेंट्री में आप कितना फर्क समझते हैं? हाय स्ट्रीट फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। सर, परसेप्शन की बात है। देखिए, इसकी एक मिसाल ऐसी है कि आर्ट स्कूल के अंदर जब वो पेंटिंग सिखा रहे होते हैं तो वो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और बेसिक में आपको भी पता है वो एक अंडा रख देते हैं आपके सामने, तो वो अंडे को कहते हैं कि यार आपने इस अंडे को ड्रॉ करना है। अब आपको भी इस चीज का उधर से आइडिया कि कोई बंदा सिलवेट में जाएगा, कोई बंदा साइड लिट देगा, कोई बिल्कुल फ्लैट लाइट पे दे रहा होगा, तो हर बंदे का पर्सपेक्टिव उसके बारे में चेंज हो रहा होता है। तो जब हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं और स्ट्रीट कर रहे हैं तो सेम इम्प्लाइज देयर कि स्ट्रीट के अंदर देखें, अब ये टोटली ना उस बंदे की अपनी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो, अगर मैं क्योंकि वो प्योरिस्ट है, प्योरिटी पसंद करता है ज्यादा, या देखें अगर हम डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री के अंदर मेरे ख्याल से अब दोनों के अंदर ये पर्सपेक्टिव आते हैं। अब लाइक एक बंदा जो चीज सामने है वही दिखाना चाह रहा है, या वो स्पेसिफिक चीज जो उसके अंदर जो उसकी जिसपे नजर जा रही है वो उसको दिखाना चाह रहा है। अब स्ट्रीट के अंदर आप देखें तो स्ट्रीट के अंदर हम एट सेम टाइम अगर हम लोगों का काम उठा के देखें तो कुछ लोगों के इमेजेस के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, एंड दे ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन विद ईच अदर। और उसके मुकाबले में कुछ लोग आपको ऐसे भी नजर आ रहे होंगे जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स की तरफ ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं। यानी कि ठीक है लिंकिंग होगी, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि मेजर फोकस जो उनका मेजर सब्जेक्ट है उसकी तरफ हो, या सम सॉर्ट ऑफ वो लीडिंग लाइंस के जरिए उसकी तरफ वो डायरेक्ट कर रहे होंगे। सो इन सम केसेस इट्स सेम, बट इन अदर केसेस ये डिफरेंट भी है। अब वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह दिखाना चाह रहा है चीज को। तो मेरे नजदीक देखें डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन कैसी है। अब कुछ जगह ऐसी हैं, लाइक अगर हम आज की ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो आजकल हमारी कोरोना कोविड-19 की वजह से जो सराउंडिंग है, अगर तो हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं किसी चीज की तो वी कैन गो फॉर टू थिंग्स। एक ये है कि हम एक ब्रॉडर कंसेप्ट दिखा दें बाजार का जो आजकल हमें रश नजर आ रहा है, और एट सेम टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पकड़ के जो भी उसकी आयरनी या लाइफ की, अब आप देखें आप, हम जब फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो हम किसी से जाके कोई उस तरह क्वेश्चन तो नहीं कर रहे होंगे ना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। लाइक इन अदर केसेस अगर हमने किसी की तस्वीर खींची है तो तस्वीर के जरिए हम उसकी पूरी कोई 40-50 साल की, 20 साल की, 30 साल की, जितनी भी उस बंदे की एज है, हम उसके सारे एक्सपीरियंसेस तो नहीं सामने लेके आ सकते ना। लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम एटलीस्ट, हमारी कोशिश ये होती है कि यार हम जो भी देखें ना, फेसेस, आईज, आपकी बहुत सी चीजों को कन्वे कर देते हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी, होनी चाहिए कि यार हम उस बंदे की जो भी उस सराउंडिंग की, ऑन द बेसिस ऑफ द सराउंडिंग, जो उस जगह पे उसकी जो भी रिलेशन बन रहा है उसके मुताबिक जो हम मैक्सिमम उसका इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो करें। अब इसके अंदर एक और इशू भी आता है, अब प्रोजेक्शन आप उसकी कैसे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो बहुत से लोगों का जो परसेप्शन स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में क्रिएट हो गया है, देखिए परसेप्शन किधर से क्रिएट हो रहा होता है, वो जब लोगों का सराउंडिंग में काम देख रहे होते हैं उनको उधर से परस्पेक्टिव क्रिएट होगा। और वो क्या क्रिएट हो रहा होता है, आपको जो भी गली के अंदर गरीब गुरबा बूढ़ा बंदा नजर आएगा, कुछ छाबड़ी फरोश इस तरह का बंदा नजर आएगा, हम उसकी तस्वीरें खींच के कहते हैं कि यार हमने स्ट्रीट फोटोग्राफी कर दी है। कर दी, हम ये नहीं कहते नहीं की, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ उन लोगों पे इम्प्लाई करती है। अगर हम उसके मुकाबले में थोड़ा फॉरनर्स का काम देखें तो उनकी स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको रोज कोई फकीर तो नहीं नजर आएगा, वो तो बड़ी फनी मोमेंट्स आपको करके दिखा रहे होंगे, जो चीज एग्जिस्ट नहीं भी कर रही होगी उसका रिलेशन क्रिएट कर देंगे। लाइक एक इमेज के अंदर जो है वो कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे उस इमेज को देखने की तरफ। अब उसके आगे भी ऑप्शन है, अब कुछ लोग ह्यूमरस एलिमेंट्स को लाते हैं अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर, यानी कि आप बोर नहीं
उनके काम को देख के, और कुछ के कामों के अंदर बहुत ज्यादा आपको आयरनी नजर आएगी, डेस्परेशन नजर आएगी, मुआशरे की जो आप कह लें नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो नजर आएंगे। सो वो टोटली आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो किस तरह चलना चाह रहा है एज एन आर्टिस्ट या एज ए डॉक्यूमेंटेरियन चलना चाहता है। लेकिन एक स्पेसिफिक आउटलाइन करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इंटरलिंक्ड है दोनों चीजें। जी सर। जी सर, चलते हैं फिर काम की तरफ कुछ, और ठीक, फिर जो मैं सर आपको दिखाता हूँ काम। मेरा सर काम ऑन द बेसिस ऑफ मेरी जो इतना कुछ ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा इंटरनेट पे। उसकी रीज़न ये है कि मुझसे अक्सर लोग जब ब्लैक एंड वाइट्स, मेरा मेजर टेंट जो था वो ये नहीं कि पहले दिन से ब्लैक एंड वाइट्स कर रहा था मैं, तो लाइक आप कह लें कि अंदर वही वाली बात जो मैं फोकल लेंथ की एग्जांपल आपको दी है, जब आप एक चीज़ को डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो मेरे इमेजेस के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक चंक जो था वो मुझे ब्लैक एंड वाइट्स का उसमें नजर आता था, और बाय सम आफ्टर सम टाइम मुझे उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो थोड़ी इंक्रीज होती नजर आ रही थी। तो देन आई डिसाइडेड कि यार मेरे ख्याल से थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, बिकॉज हम हर चीज़ एट ए टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, हमें थोड़ी बहुत इंस्टिंक्ट्स होंगी हर चीज़ की, लेकिन आपको थोड़ा सबलेट करना पड़ता है, चीज़ों को स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो उसी वजह से काफ़ी काम जो है फिर मैंने अपना कलर्ड काम जो है उसको थोड़ा सा सप्रेस कर दिया हुआ है। हालांकि वो भी है, लेकिन ये कि मेजरली ब्लैक एंड वाइट्स में शो कर रहा होता हूँ। अब ब्लैक एंड वाइट्स के पीछे फिलॉसफी जो है वो आप भी ब्लैक एंड वाइट करते हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछे ब्लैक एंड वाइट के बारे में तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। मैं तो ये एक बात कहूँगा, क्योंकि आप टोटली जो अटेंशन है वो एक स्पेसिफिक चीज की तरफ लेके जा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द सराउंडिंग। आपका मेजर फोकस यही होगा कि यार मैं जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेस करके मैं जो मेरा मेन सब्जेक्ट है या जो मेन की हाईलाइट्स हैं मैं उनकी तरफ फोकस करूँ। तो आपके सामने वो सिचुएशन रोज नहीं आ रही होती, ठीक है, रोज आप नाइस मूड में होते हैं। और इवन के मेरे ख्याल से अगर हम फोटोग्राफी कर भी रहे हैं, बहुत से लोग से मेरी बात हो रही होती है तो वो कह रहे होते हैं कि यार हम रोज फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। तो मेरा इसमें बड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। आई बिलीव के रोज हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स कह लें आप, या जो भी फन पार आप कह लें, वो हर रोज नहीं हमारे बन रहे होते हैं। आप मिर्जा गालिब को उठा के देख लें तो मिर्जा गालिब, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना मेजर काम जो था उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, और बड़ा एक स्पेसिफिक चंक जो था जो बहुत उनका उन्हें फील होता था कि बड़ा सिलेक्टिव है, और उनके नज़दीक जो उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया सर वही हमें नज़र आता है। इस तरह बहुत से आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अपना बहुत सा काम शायद दिखाया ही नहीं या दिखाना चाहते नहीं थे, क्योंकि हर बंदा ना अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक चलना चाह रहा होता है। अब देखें लाइक आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में वेन्यू ऐसा है और इवेंट ऐसा बना हुआ है कि एक शादी का फंक्शन है या बर्थडे का फंक्शन है, तो आप उस वक्त ये नहीं कर सकते कि आप फोटोग्राफी नहीं करेंगे, आप करेंगे जरूर, लेकिन शायद वो आपके जॉनरा से उसका लिंक नहीं होगा। तो आप की कोशिश होगी कि यार ठीक है ये मैंने चीज डॉक्यूमेंट कर दी है, लेकिन ये मेरे जॉनरा से इसका लिंक नहीं है। सो आप ऑल इन ऑल बैकग्राउंड पे शायद फोटोग्राफी कर रहे हो, लेकिन जो चीज आपकी अपनी सोल को न्यूरिश करती है वो शायद आप हर रोज नहीं कर रहे होते। और सोल को चीज न्यूरिश जो कर रही होती है दैट इज लिंक टू योर इमोशंस। अब आपका मेजर जो मैंने तो नहीं देखे, जो जो सिलेक्टिव लोग हैं जिनका मैंने काम देखा, वो अगर काम कर रहे होते हैं तो वो दो सिचुएशंस में कर रहे होंगे, या वो जब बहुत ज्यादा खुश होंगे या जब वो बहुत ज्यादा सैड होंगे। तो दैट्स द रीजन मैं रोज काम नहीं कर रहा होता। और सेकेंडली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं
स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि यार मेरे पास सिचुएशन जब वैसी होगी तो मैं उस वक्त इमेजेस जो हैं उन्हें पर अपलोड कर रहा होता हूँ। लाइक ये नहीं कि मुझसे अक्सर लोग जब मैं वर्कशॉप्स में जा रहा होता हूँ तो कह रहे होते हैं यार हमने ये इमेज खींचा ब्लैक एंड व्हाइट, ये खींचा, आप बताएं ये अच्छा है बुरा है। तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि यार नॉट एवरी इमेज इज मेंट टू बी कन्वर्टेड इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप इतनी ऑब्सेशन ना रखें ब्लैक एंड व्हाइट से कि आप कलर्स को भूल ही जाएं। बिकॉज देखें एक चीज रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। हम जिस दुनिया में हैं उसके अंदर कलर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कलर्स इज अगर आसान लैंग्वेज में जाए तो इट्स द साइन ऑफ लाइफ। तो हर रोज आप ब्लैक एंड व्हाइट्स नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकली शायद हम लोग डल होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर हम हर रोज ही ब्लैक एंड व्हाइट करते रहेंगे। सो बंदे को दोनों चीजों पे बिलीव करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जब वो बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाती है ना एक चीज को लेके, वो भी काम खराब करती है। मैं आपको कुछ काम दिखाता हूँ। हाँ, मैं वही जिक्र कर रहा था। अब उसमें जब मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहा होता हूँ तो रिसेंटली मेरा 2-3 मैंने प्रोजेक्ट्स ऐसे किए थे, तो कुछ वेडिंग्स का काम भी है। तो उसके अलावा मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने लोगों के पोर्ट्रेट्स वगैरह कुछ किए थे। और उसके अलावा जो स्ट्रीट और आर्किटेक्चर का काम है वो है, तो मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ। ये सर दोनों टेंट्स इसमें आपको नजर आ जाएंगे, स्ट्रीट का भी आ जाएगा और आर्किटेक्चर का टेंट भी आ जाएगा। मस्जिद मेरी बस फतेह यही खान। कोशिश। जी, मस्जिद वजीर खान। दरअसल इसका जो बेस्ट पार्ट था मस्जिद वजीर खान का मेरे नज़दीक, वो सम हो जाए मेरी यहाँ पे लाहौर में भी बहुत से लोगों से बात हुई है, तो मस्जिद वजीर खान के अंदर ना एक बहुत मैजिक्स है। और मेरा बहुत सा काम जो है वो मस्जिद वजीर खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। तो सही। इसी के ऊपर काफी देर चलता रहे चीजें वह। स्ट्रीट वर्क आपको नजर आएगा। मेरी बस कोशिश ये होती है सर कि बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट शॉट है ये। शॉट जो सर। मुझे बहुत बहुत पसंद है ये शॉट आपका। थैंक यू सर। कोशिश में यही होती है शाहरुख भाई के स्टेज काम कम हो, रियलिस्टिक चीज है वही नजर आए। तो मुझे बहरहाल पता नहीं क्यों ये इमेज टिल टुडे, ये इमेज कोई 7 साल पुराना हो गया होगा ये, लेकिन पता नहीं क्यों इस इमेज को जब भी मैं देखता हूँ ना तो बड़ी एक जो है ना इनकरेजमेंट सी होती है। इन दिस सेंस ये नहीं कि ओवरऑल इमेज, बैक एंड पे जो मैसेज है वो अगर कोई समझना चाहता तो उसके लिए बड़ी आसानी है कि आपको आप कुछ तस्वीरें कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है ना कभी कभार जो है, और यानी कि पुरानी होने के साथ साथ वो शायद आपको और ज्यादा एनर्जी देना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली ये सर यही तो चीज है मेजर पार्ट जो आपकी जर्नी का है। आप हर चीज पे जो है वो हर चीज आपकी जो आप क्रिएट कर रहे होते हैं वो अच्छी नहीं होती, या शायद आपके नजदीक अच्छी ना हो, लेकिन ऑब्वियसली इसका एवरी टाइम आई सी दिस इमेज एक चार्म है इस इमेज का भी। ये आर्किटेक्चर का चल रहा है काम, ये मजे वजीर खान का ही है। मुझे ना मजे वजीर खान का ओवरऑल प्रोजेक्ट मिला था जब इसकी रिहेबिलिटेशन हो रही थी, खान कल्चरल सर्विस प्रोग्राम वाले जो हैं, तो उन्होंने इसकी रिहेबिलिटेशन का काम किया था। तो उस सिलसिले में इसके बिफोर एंड आफ्टर जितने भी थे वो सारे उन्होंने मुझे फिजिक्स कवर करने का कहा था। उस वजह से फिर कुछ ऐसी जगहों पे जाना हुआ जहाँ पे रोज जाना नहीं हो पाता, तो उस वजह से आपको कुछ नजर आएंगे टेंट्स उस चीज के। इसके साथ साथ एक एक सवाल हम लोग साथ ही लेके चलते हैं। हमारे एक जी दोस्त जी ने भेजा हुआ था, हाउ हाउ डू यू फील लाइफ इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके सर, लाइफ इन ब्लैक एंड वाइट आप इसी इमेज से ले लें जो मैं अभी आपके सामने शेयर किया हुआ है। ब्लैक एंड वाइट सर, जब आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी में चले जाते हैं और आप जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा
सिंगुलैरिटी की तरफ ले जाते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम आपका काम चलाती हैं। यानी कि आप मेरे साथ बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि आप किसी जगह पे गए हैं और आपके इर्द गिर्द 1000 स्टोरीज चल रही होती हैं, लेकिन आपका फोकस किसी एक स्पेसिफिक स्टोरी की तरफ ही होगा। तो ब्लैक एंड वाइट जो है वो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं जब आपने चीज को डिफरेंशिएट करना है। ऑब्वियसली टेक्निकल उसमें चीजें आ जाती हैं, लाइक जब लोग पोस्ट प्रोसेसिंग में जा रहे होते हैं तो कलर्स आ जाते हैं और लाइक उस तरह की चीजें आ जाती हैं। लेकिन बहुत सी चीजें जो हैं वो शायद हम लोगों को तो नजर आ जाए बीइंग एन आर्टिस्ट, लेकिन आम लोगों को शायद वो नजर ना आए अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट ना हुई हो। लाइक ये जो एग्जांपल आपके सामने है इमेज की, बागे जिना जिना लाइब्रेरी, हर रोज हजारों के हिसाब से लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन कोई बंदा भी मेरे ख्याल से आम बंदे की हम बात करें वो इतनी डिटेल्स में कभी नहीं जाएगा जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। लाइक अब आप इसी एग्जांपल को देख लें, हजूरी बाग की एग्जांपल है। यहाँ पे भी रोज जाने नहीं देते लोगों को, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। इन दिनों में इन्होंने बैन लगाया हुआ था, हर जगह जाने नहीं देते थे। एपीएस का वाकया हुआ था तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस इन्होंने की थी, इस तरह की जगहों पे जाने नहीं देते थे। तो आप गौर करें इस इमेज के अंदर, आप देखिए मेन सब्जेक्ट तो आपका बैकएंड पे है, लेकिन उसको जो एम्पलीफाई कर रहा है वो ये जो आर्चिस की जो डिजाइन है, ये आम दिनों में हमें डिजाइन नजर आ जाता है, लेकिन जो इसके ऊपर जब लाइट कास्ट हो रही है और उसकी वजह से जो आपको एक डिटेल्स नजर आ रही है थोड़ी बहुत, वो मेरे ख्याल से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। वो जो छोटी छोटी चीजों के अंदर ब्यूटी होती है ना, हम बहुत से केसेस में उसको इग्नोर कर जाते हैं। हम बिगर पिक्चर की तरफ बस फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर की जो छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं उनको हम देख नहीं रहे होते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट उन चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए आसानी कर देती है। अब ये जब मैंने लिया ये स्ट्रीट के अंदर, तो डेट वाज कलर्ड इमेज। यूजुअली मैं जब ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा होता हूँ तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा ही ब्लैक एंड व्हाइट पे होता हूँ, लेकिन मैं कलर्ड काम कर रहा था। तो अब आप खुद ही आइडिया कर लें, अब हम सब की जो मेन फोकस है वो इस बच्ची की आंखों पे ही जा रहा है और उसके फेस पे जा रहा है। लेकिन अगर ये कलर्ड ना होता तो मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा स्कैटर हो जाना था इर्द गिर्द की सराउंडिंग में। हमें एक बार सारी सराउंडिंग गुजारने के बाद दोबारा इसके फेस पे आना पड़ना था। ये शायद हो सकता है बहुत सराउंडिंग देखते ही रह जाते हैं और उसके बाद आखिर में इसके फेस पे आते हैं, जबकि हमारा जो फोकस है वो यही है कि हम उसकी स्माइल देख सकें। लाइक आप देखें जरा हम लोग की लाइफ्स कितनी मुश्किल हमने अपनी बना दी हैं, और ये बच्ची यानी कि इसको कुछ भी नहीं था प्रैक्टिकली, लेकिन उसकी आंखें और उसकी जो चेहरे की स्माइल है, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत से लोग इस तरह की स्माइल हमने अरसा दराज पहले ही गुजारी होगी। आपको हसरत भी होती है और उम्मीद भी आती है एट सेम टाइम। इस बच्ची की सिर्फ आंखें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिप्स ही नहीं मुस्कुरा रहे, इसकी आंखों में भी कितनी चमक है और आंखों से भी मुस्कुराहट जो है वो वाजे है। मैं इसको एक लम्हे के लिए जो है ना, मैं इसकी जो है ना वो नीचे का फेस जो है वो अपने हाथों से छुपा के देख रहा था। तो मुझे ये है कि मैं अभी भी देख सकता हूँ कि वो कितनी मुस्कुरा रही है या फिर उसके पास कितनी खुशी मौजूद है। लिटरली सर यही तो शाहरुख भाई चीजें हैं। अब देखें ना, बहुत से लोग इमेज लेते हैं या लेके आ गए, लेकिन आप इस इमेज को थोड़ी देर देखते हैं तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा चीजों को परसीव करने वाला बंदा होगा, जिस तरह आप देख रहे हैं, बिलीव मी, इसको जब असल में मेरी इससे बड़ी देर बात होती थी बच्ची से तो बड़ी एनर्जी थी सर, बहुत एनर्जी थी। यानी कि बेस्ट पार्ट ये है कि जो चीज मुझे फैसिनेट करती है बच्चों के बारे में, बच्चों और बूढ़ों के बारे में, वो ये कि बच्चे देखें अब ये जिस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है, जूती सर पाऊं, ठीक है, लेकिन आप जब इनसे बात करें तो आपको स्टिल एक ऑप्टिमिज्म नजर आएगा अंदर, तो वो नहीं आपको रोज नजर आता। और आप बूढ़ों को देख लें, बूढ़े बंदों से जब आप बात करते हैं, इनके हार्डशिप्स बहुत ज्यादा हुए होते हैं। देखिए उन्होंने पूरी एक लाइफ गुजारी हुई है, हर तरह के दुख दर्द से वो गुजर के गए हुए हैं,
तो आप उनसे भी बात करें तो आपको स्टिल इतनी चीजें गुजरने के बाद भी आप जब वो अपने अगर कोई वाक्य आपसे शेयर करते हैं तो आखिर में आपके जहन में ये चीज आती है, यार ये कितने स्ट्रांग है बेबी इतना कुछ होने के बाद भी। तो हम लोग जो हैं, आप गौर करें, हम लोग इन बिटवीन बस धक्के ही खाने लगे हुए हैं, ना सब्र है ना इज्जत है। अच्छा, तो ये मैं चीज आपकी आपसे जो बात हो रही है उस हवाले से अभी मैं सोच ही रहा था कि स्ट्रीट पे जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं तो हमें दो जगह पर लाइव दिख रही होती है। यानी कि या तो हम हाँ, बच्चों में जो है वो जिंदगी देख रहे होते हैं और खुशी देख रहे होते हैं, या फिर बूढ़ों में। यानी कि मेरी काफी सारी एग्जैक्टली इमेजेस जो है वो सिर्फ या तो बच्चों की हैं या फिर बूढ़ों। अच्छा, बीच वाला जो हिस्सा है ना, वो जिंदगी से मुझे नहीं समझ में आता कि उसने अपनी जिंदगी को क्या कर रखा है। हम भी उसी में शामिल हैं कि वो हमें इस जगह पर कहीं पर भी वो जो है ना वो मैनेज ही होता हुआ नहीं दिख रहा होता। शाहरुख भाई लिटरली देखिए, हम आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि बच्चा जो है वो उन चीजों से गुजरा नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म उसके अंदर होता है। हम्म। उसके बाद हम अपनी हमारी एज के अंदर बच्चा पहुंचता है तो आगे आपको पता है वो हजार झमेलों के अंदर अपने आप को वैसे ही इंडल्ज कर लेता है। हम्म। बूढ़ा बंदा जो होता है, बूढ़ा बंदा सारी लाइफ गुजारने के बाद हम्म। उससे रियलाइज होता है कि यार एम इतना टाइम वेस्ट किया, लाइफ को थोड़ा सिंपल ही कर लेते हैं। सही। और कोविड के अंदर देख लें, आपके सामने एक डेफिनेट एग्जांपल है कोविड-19। हम्म। इतनी डेफिनेट अल्लाह ताला हमें रोज नहीं दे सकता। लाइक हम लोगों को एज ए ह्यूमैनिटी हम लोगों ने जितना कुछ जमीन के साथ किया, आसमान के साथ किया, जानवरों के साथ किया, परिंदों के साथ किया, लोगों के साथ किया, उसकी तो चलने सजा हमें मिलने ही लगी हुई है, बिकॉज नेचर ऑलवेज टेंड्स टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। लेकिन आप दूसरी चीज देखें, वो ये है कि हमें अल्लाह ताला ने एक किस्म का जो है वो हाईलाइट भी मारने से किया कि यार लाइफ बड़ी सिंपल है, इसे सिंपल लेके चलो। हमने हजार चीजें जो कि एग्जिस्ट नहीं भी करती ना, हम लोगों ने उनको वैसे ही जो है ना अपने सामने क्रिएट किया हुआ। और आप गौर करें, अब मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे अब वाकई ये डेफिनेट फील होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने बहुत सी चीजें खुद से क्रिएट की हुई हैं, लाइक वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम्म। आप चीज की डेफिनेट एग्जांपल ये ले लें कि देखें आपके हजार प्रोजेक्ट्स हैं, आपके हजार मामला चलने लगे हुए हैं, लेकिन आज अगर आपकी मौत हो जाती है या मेरी मौत आ जाती है, देखिए आनी तो है सबकी मौत, किसी ना किसी दिन तो आनी है। तो जो सारे मामला हैं उसी जगह की जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है, हम लोगों के, लेकिन लोगों के चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें लाइफ को इजी लेना चाहिए। हम लोगों का फोकस जो है वही हट जाता है लाइफ से, और हम ऐसी चीजों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमारा पूरी जिंदगी हम उनको कैच करने की कोशिश करते रहते हैं। और आखिर में हमें पता चलता है कि लाइक हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो बच्चा जो है वो वैसी लाइफ सिंपल गुजार रहा होता है, और बूढ़ा बंदा जो है वो सारे हार्डशिप्स के बाद फील करता है कि लाइफ सिंपल ही बेहतर थी। मैं आपको और थोड़ा सा काम दिखाता जाता हूँ साथ साथ। इसी के साथ साथ एक और जो सवाल आया हुआ था उसको भी जो है वो मैं पूछ लेता हूँ यार। हाउ टू डिस्क्राइब कंट्रास्ट इन योर फोटोग्राफी। यानी कि आप कंट्रास्ट के हवाले से जिस वक्त हम बड़े जो है वो कंट्रास्ट को देख रहे होते हैं कि हम किस साइड पे जाएं, लो कंट्रास्ट या हाई कंट्रास्ट, या फिर किस जगह पे जाएं, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं अपनी तस्वीर के हवाले से? सर कंट्रास्ट के बगैर तो इमेज को एग्जिस्ट करता ही नहीं। सो पहली चीज तो हमारे पास यही आ जाती है कि कंट्रास्ट वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अब बात यह है कि आपके परसेप्शन पे है कि आप जो चीज दिखाना चाह रहे हैं वो एम्पल कंट्रास्ट के साथ डिफाइन हो सकती है, या आप डेडिकेटेडली उस चीज पे और फोकस करवाना चाहते हैं लोगों को। तो आपकी ओवरऑल सोच और आपकी जो इमेजिनेशन है वो बड़ा इसमें रोल प्ले कर रही होती है। तो मेरी बस कोशिश ये होती है कि कंट्रास्ट हो, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में तो कंट्रास्ट के बगैर आप काम चला ही नहीं सकते। लेकिन एट सेम टाइम मेरी कोशिश ये होती है कि अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं तो मैं इतनी लेवरेज लोगों को मेरी देने की कोशिश होती है कि वो इस इमेज को कलर के अंदर भी प्रोजेक्ट कर सकें।
ताकि उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए देखने में कि यार इन केस अगर ये इमेज कलर्ड होता तो ये कैसा होना था। लेकिन कंट्रेरली अगर हम ब्लैक एंड वाइट के अंदर कंट्रास्ट ज़्यादा ही ऐड अप कर देते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो थोड़ा सा रियलिज्म से हट जाए। तो एट सेम टाइम वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा जिन्होंने उस स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करवाना है। लेकिन एट सेम टाइम बहुत से लोग जो हैं वो उस इमेज से, अगर हम इजी वर्ड्स में कहें रिवर्स इंजीनियरिंग अगर हम करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसके लिए उस बंदे के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए अगर उस बंदे ने वो स्पेसिफिक जगह पे वो विजिट नहीं किया हुआ। लाइक मस्जिद वजीर खान के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं मस्जिद वजीर खान को बहुत ज़्यादा कंट्रास्टी करके दिखा देता हूँ और क्लाउड्स और जो डेफिनेट लाइंस हैं, सिलुएट्स बहुत आपके वाइब्रेंट आपको फील हो रहे हैं, विजुअल बहुत ज़्यादा मैंने कर दी हैं, तो एक बंदा जब वहाँ पे गया ही नहीं और जब वो पहली बार जाएगा तो उसकी परसेप्शन जो है ना थोड़ी सी वो ज़रा डेविएट करती है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिलेशन जो है वो हमें रख लेना चाहिए कंट्रास्ट के वाई लोगों में, कि अगर वो उस इमेज को थोड़ा सा इमेजिन करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें हम लोगों का काम ये भी लाइक करता है बीइंग एन आर्टिस्ट कि हम लोगों की इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। तो उस उस सिनेरियो में अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो कंट्रास्ट की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका इमेज जो है वो लूज ना करे सेंस, और एट सेम टाइम आपका इमेज बहुत ज़्यादा सरलिज्म की तरफ ना चला जाए। अब वो आगे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो सरलिज्म की तरफ ज़्यादा है या वो एक नॉर्मल जो इमेजेस हैं उनकी कन्वर्जन की तरफ ज़्यादा बिलीव करता है। तो ये बात, और हर इमेज के अंदर जो है वो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। लाइक अगर आप इस इमेज को देख लें तो मेरा मेजर फोकस जो था वो इस सारे डेब्रिस पे और इन सारी चीज़ों पे था। अगर हम इसी इमेज को कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत सी जो डिटेल्स हैं वो लूज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा मेजर फोकस जो है वो मोटरसाइकिल पे या हॉलवे के अंदर जो आसमान की जो लाइट पड़ रही है उसी पे रह जाएगा, बाकी जो चीज़ें वो शायद बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाएंगी। तो देयर हैज टू बी सम रिलेशन। अगर कंट्रास्ट नहीं होगा तो बहुत फ्लैट हो जाएगा इमेज, और अगर आप कंट्रास्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो शायद इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो आप लूज कर दें। सही। ये देखें अभी आपके सामने ही एग्जांपल, इसमें कंट्रास्ट कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है। ये अगर इनकी हम एडिटिंग निकालें तो एक मेरे ख्याल से कोई 4 साल पुरानी एडिटिंग के अंदर होगा, एक कोई 6 साल पुराना इमेज होगा। तो आपकी ओवरऑल जो, अगर हम इजी वर्ड्स में कहें, आपकी ओवरऑल जो माइंड की फीलिंग्स हैं वो शेप कर रही होती हैं इमेजेस को। अब मैं आपको इस इमेज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब मैं रैंडमली जो था वो इमेजेस लेने लगा हुआ था, तो सुबह का वक्त था, अराउंड कोई यार फजर के बाद। सॉरी यार। नहीं सर, कोई मसला नहीं, कटअप कर दीजिएगा इसे। तो अब ये मैं इमेज लेने गया स्ट्रीट में, तो सुबह का वक्त था, फजर के बाद मैं गया हुआ था। तो ये बाबा जी मेरे सामने से गुजरे तो मैंने बाबा जी को बस वैसी ही रिक्वेस्ट की। मैं कहा सर बाबा जी एक ताड़ी एक तस्वीर खिंच ला मैं। तो जो रिएक्शन था ना, लाइक इतना पॉजिटिव रिएक्शन, और इतने हार्डशिप्स के बाद भी अगर एक बंदा इतना पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है तो उसके लिए सल्यूट ही कर सकता हूँ। तो आप खुद देख लें उनके चेहरे पे इतनी चीजें पर्सोनिफाई हो रही है ना, इतनी चीजें नजर आ रही हैं हमें जो कि हम आम दिनों के अंदर शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब आप इसी इमेज को देख लें, ये अगर कोई मुझे कहे तो
फोकल लेंथ का रियल मीनिंग जो है वो शायद ये इमेज डिफाइन कर रहा है मेरे नजदीक, क्योंकि अगर मैं इसी वक्त ही अगर ये ज्यादा वाइड हो जाए तो शायद हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लूज करते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा टैली चले जाएं, हेडशॉट्स पे चले जाएं, तो शायद वो भी स्टोरी वे ना कर सकें। तो ऑल इन ऑल आपको कुछ सिलेक्शन करनी पड़ती है, अब वो हर बंदे पे है। अब बहुत से लोग हेडशॉट पे बिलीव करते हैं, पीटर हर्ले जो है वो हेडशॉट्स करते हैं और उनकी हेडशॉट्स बहुत अच्छी हैं। यूसुफ कास जो है, मैं यानी कि अगर पोर्ट्रेचर की हम बात करें तो यूसुफ कार्स से ज्यादा अच्छे मैंने पोर्ट्रेट्स किसी के नहीं देखे अभी तक, मेरी अपनी परसेप्शन है। क्योंकि एक तो यार वो परसोना आ जाता है बंदे का, यानी कि मेरे ख्याल से उस बंदे ने, दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी उसने इमेज ना खींची हो। लाइक वो लोग जिन्होंने इस दुनिया की हिस्ट्री चेंज की, अब हिस्ट्री बुरी भी थी अच्छी भी थी, लेकिन कोई बंदा उन्होंने छोड़ा नहीं। और आप उनके काम में अगर टेक्निकलिटी भी देखें तो उनके काम में यार जो चीज सबसे ज्यादा जो मुझे फैसिनेट करती है ना उनके काम में, वो उनकी टेक्निकलिटीज है। आप देखें, एक सिंपल लाइट सोर्स को लेके उन्होंने इमेजेस लिए हुए हैं। अब उनके जितने इमेजेस हम उठा के देखते हैं वो कोई आपको नया इमेज नहीं मिलेगा, कम से कम भी 20-25 साल पुराने इमेजेस मिलेंगे जो कि हैं। और उससे पीछे जाए तो अराउंड कोई 60-70 साल पुराने इमेजेस भी मिलेंगे आपको। विंस्टन चर्चिल, हिटलर, क्वीन एलिजाबेथ, नेहरू, उसके बाद आप थोड़ा आगे आ जाएं, बिल क्लिंटन, बेनजीर, जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने यानी किसी को नहीं छोड़ा। आप, मुझे वो चीज बड़ी फैसिनेट करती है कि देखिए हम आपके नजदीक भी कोई बंदा ऐसा होगा कि जिसका आप दिल करेगा कि आप इमेज लें, और मेरे ख्याल से उसने वो सब कुछ अचीव किया। लेकिन अब बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत से लोगों का काम जो है वो सिर्फ उस चीज पे होता है कि यार वो सेलिब्रिटीज की इमेजेस ले रहे होते हैं, तो हम लोग जरा फैसिनेट हो जाते हैं कि हाँ यार सेलिब्रिटीज की इमेज है, वो यस मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी की इमेज लिया हुआ है, बहुत अच्छी ली हुई है, उसमें हजार मसले हो उस इमेज के अंदर। लेकिन यूसुफ का अगर आप काम देखते हैं तो हर इमेज के अंदर कोई ना कोई जो है एक की एलिमेंट आपको मिलेगा, कोई ना कोई की लाइटिंग की टेक्निक आपको नजर आएगी, वो भी उस वक्त जब कोई इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। दैट्स द रीजन कि आज उनके नाम से डिग्री ऑफर की जाती है, लोग उनके काम पे थीसिस करते हैं, बकायदा पूरी पूरी डिग्रीज अवार्ड हो रही होती है लोगों को। तो बहुत मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखें ना, अब इस जो आपने एग्जांपल मुझे कॉन्ट्रास्ट की आप दे रहे थे, अब इसके अंदर मैंने कॉन्ट्रास्ट के साथ प्ले किया हुआ। एक बंदा अगर वैसे ही चला गया इस्लामाबाद, तो वो अगर सेंट टॉरस मॉल को देखेगा तो उससे सेंट टॉरस मॉल कभी भी ऐसा नहीं नजर आएगा, लेकिन इमेज में नजर आ रहा है क्योंकि इसमें हम परसीव कराना चाह रहे हैं। इसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आप बिल्डिंग की देखें, आप विंडोज को देखें, तो अगर हम कंट्रास्ट बिल्कुल खत्म कर दें तो शायद ये चीजें हमें नजर ही ना आए। तो ऑब्वियसली कंट्रास्ट मैटर करता है, उसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इमेज को कैसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। हम हर जगह गए हैं, हमने हर तरह की मेरे ख्याल से नोट के ऊपर पुराने जमाने में विजिटिंग कार्ड आते थे, ईद कार्ड्स आते थे, लाहौर फोर्ट वाज ऑन एवरीथिंग। लेकिन लाहौर फोर्ट की मैंने भी जब ब्लैक एंड व्हाइट, मेरे अर्ली ब्लैक एंड व्हाइट्स में से है, तो जब मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट किया इस इमेज को, तो आई वाज फैसिनेटेड टू सी कि यार इतनी डिफाइंड लाइंस और इतनी डिफाइंड ज्योमेट्री रोज नहीं देखने को मिलती। हम अगर इसी इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड में कर देते हैं तो हम कभी भी इस चीज को इतना डिटेल से ना देख सकें। सो ऑब्वियसली इसमें भी जो मेजर रोल है वो कंट्रास्ट ही प्ले कर रहा है, बिकॉज आप रोल तो आपका व्हाइट और ब्लैक के दरमियान ही आपसे एडजस्टमेंट कर रही है ना अपनी। मजे वजीर खान, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार मजे वजीर खान निकल है अगर आप कलर्स देखना चाह रहे हैं किसी भी चीज के। फेस्को का वर्क यहाँ पे अनमैचेबल है, और बड़ा अफसोस होता है देखे कि उस काम की कदर नहीं हुई, ना हुक्मरानों ने की, आज के नहीं। देखें ना, मजे वजीर खान आज की थोड़ी बनी हुई,
बिल्कुल। लेकिन किसी ने कदर नहीं की, उस मस्जिद के कोई हालात नहीं लोगों ने छुए। ऑल दो AKCSP कॉन्टिन्यूसली उसको इवॉल्व करने की कोशिश करा रहा है, लेकिन कितना करा लेंगे वो। फेस तो उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया है। अब मेरी उनके ऑफिशियल से इसी रिलेटेड बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि वी आर वर्किंग कि हम इसके इंटीरियर पे भी काम कर सके। तो मैं उन्हें ये कह रहा था कि यार जल्दी कर लीजिएगा, ये ना हो के ज्यादा लेट हो जाए और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करनी मुश्किल हो जाए आप सबके लिए। क्योंकि अभी वो क्या कर रहे हैं, ट्रेसेस जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो उन ट्रेसेस को अटैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसके अंदर भी वो थोड़ी बहुत उनके अपनी गाइडलाइंस हैं कि वो टोटली उसको 100% रिस्टोर नहीं कर रहे होते। थोड़े एजिंग साइंस वो रखते हैं और ट्रांजिशन वो रखते हैं, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि यार डैड वाज बिफोर एंड डैड वाज आफ्टर, ये पुराना काम था, ये हमने इससे रेप्लिकेट किया। तो लेकिन ये है कि मजे वजीर खान के कलर्स, मैं वही इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ कि मजे वजीर खान अपने ब्लूम पे जब ये बनी होगी तो इसके कलर्स क्या होंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कलर जो है वो अनमैचेबल है। और उन कलर्स के अंदर ना बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, लाइक छोटी छोटी शेप्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो मेजर मेरा जब मैं आर्किटेक्चर कर रहा होता हूँ, तो जो मैंने मजे वजीर खान का इतना किया, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उन चीज़ों को भी हम दिखा सकें। और बहुत सी डिटेल्स हैं सर, और कीपिंग इन माइंड के ये हैंडमेड सारी चीज़ें हैं, वो आपको और ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। अब ये इमेज सर, फ्रैंकली स्पीकिंग शाहरुख भाई मेरे नज़दीक बड़ा करीब है, लेकिन ऑल दो आई डोंट नो इसके अंदर कोई टेक्निकल इशू है या लोग नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो इस इमेज को गो थ्रू कर देते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि उस इमेज में बड़ी मिजरी नजर आती है। आप अगर मस्जिद वजीर खान एंटर हो तो मस्जिद वजीर खान की शेप, आप जब एंटर होते हैं तो एक स्ट्रीट लेफ्ट की तरफ जा रही होती है, उसकी हॉलवे की एक राइट की तरफ जा रही होती है, और देन आपका मेन गेट आता है जिससे आप मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं। तो जो बाहर आपकी जगह है ना, जहाँ पे जो उसके दोनों जो हॉलवेज कनेक्ट हो रहे होते हैं, लेफ्ट और राइट वाला, वो जिस मेजर डॉम के अंडर कनेक्ट हो रहा होता है ना, वहाँ पे उन्होंने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे लोग अपनी जूतियां वगैरह उतार रहे होते हैं, टोकन वगैरह ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये बाबा जी सोए हुए थे, और गर्मियों के दिन, और कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सब कभी कभार बड़ा जो है ना, मेरे नजदीक फोटोग्राफी हो गई है, आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट है, कभी कभार जो है ना उसके लिए मेरे ख्याल से शायद उसे वो रोग ही लग जाता है कि वो इस तरह के इमेजेस खींचना स्टार्ट कर देता है और वो मिजरी के अंदर गुजरना स्टार्ट कर देता है। तो लेकिन बात यह है कि आपने जब भी कोई चीज दिखानी है तो आप पॉजिटिविटी भी साथ दिखा रहे होंगे, और साथ आप नेगेटिविटी तो नहीं कहें, लेकिन आप रियलिस्टिक चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर एक और सवाल भी आता है कि नेगेटिविटी या रियलिज्म। अब एक मुआशरे के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर ज्यादा है, दैट डजंट मीन कि अगला बंदा जो है वो नेगेटिव चीज ही दिखाता है, ही इज फोकसिंग ऑन द रियलिटी। आप अपने आप को उससे इस्लाह करें। अगर आप उस चीज को ऑफेंसिव लेंगे तो यार उसमें आर्टिस्ट का तो इटसेल्फ को कसूर तो कोई नहीं ना, उसका तो यही है ना कि वो उस चीज को बेहतर करना चाह रहा है। ये मैं गया था 3-4 साल पहले स्कर्दू गया था, तो उधर से हम जोसाई गए थे, तो ये उधर शिफ्ट देखा मैंने, लैंडस्केप लिया था। सर हम इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और बात शेयर कर लूं। हम लोग कम से कम भी 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो इस वक्त तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमारे पास बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो अब तक हम बिल्कुल भी टच भी नहीं कर सके हैं। सर आप सो स्पीड अप करें, कोई इशू नहीं। नहीं, मैं स्पीड अप इसको नहीं करना चाह रहा। सही है, मैं जो ठीक है है, मेरा सीधा सा मसला ये है कि हम जो बात करें उसको बेहतर तौर पर जो है वो समझते हुए करें, और सारी चीजें जो है वो डिफाइंड हो, ना कि ये कि हम सरसरी तौर पर बातें करते हुए गुजर जाएं। ऑब्वियसली सही। सर तो मेरे साथ मैं खुद जो यही है इशू होता है। वो आपसे एक फेवर चाहूंगा कि हम जो जी है जी, इसको जो है वो हम दोबारा बात कर सकेंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आता है जब लाइक माइंडेड पीपल
आपस में बात कर रही होती हैं, सो नो इशू एट ऑल। बिल्कुल सर, मैं इसी के साथ जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया यार टाइम देने का। और दोबारा मैं तो इसके नहीं अलावा it's- मैं तो एक और सेशन है जो मैं जो है वो पूरा का पूरा सोचा हुआ है, मैं कभी डिस्कस करूंगा आपसे आराम से बैठ के जो है, तो हम उस पर भी इंशाल्लाह जो है वो काम करेंगे। तो सर ठीक बहुत हो गया बहुत शुक्रिया। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, अपना ख्याल रखें और इस तरह ही एफर्ट्स करते रहें इस सोसाइटी के अंदर चेंजिंग लाने के लिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओ, अल्लाह हाफिज़।